हेलो दोस्तों, फिर से एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल के साथ डेटा प्राइवेसी फ्रेमवर्क। कैबिनेट ने अभी डेटा प्रोटेक्शन लॉ जो कि बहुत टाइम से अवेटेड था, उसके नए वर्जन को क्लियर किया है एंड ये माना जा रहा है कि अगले आने वाले मानसून सेशन ऑफ द पार्लियामेंट में इसको रखा जाएगा। अब इसमें क्या चेंज किए गए हैं और क्या नहीं किए गए हैं, वही इस आर्टिकल में हम पढ़ेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने लगभग 2000 अगस्त 2017 में प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट रिकॉग्नाइज किया था अंडर आर्टिकल 21 एंड द केस वाज जस्टिस के एस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। कि तब से सेंटर का ये सेकंड अटेम्प्ट है। पिछले साल प्रोटेक्शन डेटा प्रोटेक्शन बिल लेकर आए थे, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2022 में, और नवंबर में इसको फ्लोट किया गया था। एंड इसके आने के बाद एक जॉइंट कमिटी ऑफ पार्लियामेंट भी इसको रिव्यू करने के लिए बिठाई गई थी, और काफ़ी सारी टेक्नोलॉजी एजेंसीज और प्राइवेसी एक्टिविस्ट जो है उन्होंने बहुत सारे पॉइंट्स इसमें बोले कि नहीं होने चाहिए, चेंजेस करने होंगे। तो इस प्रोटेक्शन बिल को वापस ले लिया गया। अब फिर से सेंटर इसको लेकर आई है, मानसून सेशन में इसको रखा जाएगा, तब ये लॉ बनेगा। और इसका लॉ बनना बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले करेगा इंडिया के ट्रेड नेगोशिएशंस में विद अदर कंट्रीज के साथ, स्पेशली यूरोपियन यूनियन, क्योंकि उनका पास भी अपना एक जीडीपीआर यानी जनरल डेटा प्रोटेक्शन रूल है, जो कि वर्ल्ड के में मोस्ट एग्जॉस्टिव प्राइवेसी लॉ माना जाता है। एज ए टेम्पलेट भी बहुत सारी कंट्रीज उसको यूज करती हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि प्राइवेसी लॉ के क्या सिग्निफिकेंस हैं। तो प्राइवेसी लॉ का मेन तो ये है कि सेंटर बहुत टाइम से एक टेक्नोलॉजी रेगुलेशंस बना रही है, जैसे डिजिटल इंडिया बिल एंड आईटी एक्ट 2000 एंड इंडियन टेलीकम्युनिकेशन बिल है 2022, नॉन पर्सनल डेटा गवर्नेंस। ठीक है, फिर इसके बाद ये डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल आना 2022 में, तो ये भी एक पिलर है टेक्नोलॉजी रेगुलेशंस को लेके। तो लास्ट टाइम अगस्त में इसको विड्रॉ किया गया था, जैसे कि अभी मैं बता चुकी हूँ इस चीज़ को कि क्यों विड्रॉ किया। तो अभी देख लेते हैं कि जो प्रपोज्ड लॉ है ये किस चीज़ के लिए अप्लाई होगा। पहला है डिजिटल पर्सनल डेटा विद इन इंडिया, जो है प्रोसेस हो रहा है डिजिटल पर्सनल डेटा विद इन इंडिया। इसके अलावा जो डेटा प्रोसेसिंग आउटसाइड इंडिया हो रही है, अगर वो डेटा उन्होंने कलेक्ट किया है बाय ऑफरिंग द गुड्स एंड सर्विसेज टू द इंडियंस। ठीक है, हम इंडियंस इंडिविजुअल इंडियंस को गुड्स एंड सर्विसेज ऑफर करके वो हमारा डेटा जो कलेक्ट कर रहे हैं एंड आउटसाइड द कंट्री वो प्रोसेस हो रहा है, तो वो वाला भी डेटा भी, उसके प्रोटेक्शन को भी इसमें इंक्लूड किया गया है। एंटिटीज इसमें है जो कि कलेक्ट कर रही है पर्सनल डेटा, जिनको बोलते हैं हम डेटा फिड्यूसरीज, एंड जो मेंटेन करती हैं डेटा एक्यूरेसी, डेटा की मेंटेन करती हैं एंड डेटा को सिक्योर रखती हैं। इसके अलावा जो डिलीट करती हैं डेटा को, जब पर्सनल जो उसका जो भी पर्पस होता है वो मेट हो जाता है तब। ठीक है, सीनियर ऑफिशियल्स का कहना है कि इसमें वॉलेंट्री अंडरटेकिंग अलाउ होगी। इसका क्या मतलब है? मतलब कि अगर कोई एंटिटी वॉलेट करती है कोई भी इसमें प्रोविजन को, तो पहले तो उसको डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड के द्वारा बुलाया जाएगा और उसकी बार प्रोसीडिंग डिसाइड करेंगे अगेंस्ट दैट एंटिटीज एंड बाय एक्सेप्टिंग द सेटलमेंट फीस। अब वो अगर फिर से इस चीज को, सेम नेचर के ऑफेंस को रिपीट करता है, तो उसको हायर फाइनेंशियल पेनल्टी देनी पड़ेगी। ठीक है, और हाईएस्ट फाइनेंशियल पेनल्टी क्या होगी? वो होगी 250 करोड़ पर इंस्टांस। और यहाँ पर इंस्टांस का मतलब जो है वो केस बाय केस डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड डिसाइड करेगा कि पर इंस्टांस ये मतलब कि एक बार सिंगल इंस्टांस ऑफ डेटा ब्रीच कह रहा है कि एक बार डेटा ब्रीच किया वो है, या फिर कितने नंबर ऑफ पीपल इस डेटाबेस की वजह से इम्पैक्ट हुए हैं, वो चीज़ है, और फिर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 250 करोड़ से। तो ये चीज़ केस बाय केस कौन डिसाइड करेगा? डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड। अब इसमें कंसर्न क्या है? कंसर्न ये है कि पिछली बार ये जब बिल विड्रू किया गया था, उसमें जो पॉइंट्स में उनको इश्यूज थे टेक्नोलॉजी एंटिटीज और प्राइवेसी एक्टिविस्ट को, तो हो सकता है इसमें कुछ इसमें वापस से डाले गए हैं। हालांकि ये अभी कंफर्म नहीं है, क्योंकि जो एक्चुअल कंटेंट है इस बिल का वो अभी सामने नहीं आया। वो तभी आएगा जब ये पार्लियामेंट के मानसून सेशन में बिल पुट किया जाएगा तब। तो अभी ये इंडियन एक्सप्रेस का कहना है कि कुछ इसमें पॉइंट जो पिछले जो चीजें थी उसको रिटेन किया गया है। और वो क्या कंसर्न्स थे देख लेते हैं। पहला कंसर्न तो यही था कि बहुत सारे इसमें एग्जाम्पशंस दिए हुए हैं प्रोविजंस में,
कि ये प्रोविजन लागू तो होगा एंटिटीज को, लेकिन एग्जेम्प्ट किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट को और उनकी एजेंसीज को। मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट और एजेंसीज जो है उन पे ये प्रोविजंस लागू नहीं होंगे ऑन द ग्राउंड ऑफ ये नेशनल सिक्योरिटी एंड द फॉरेन गवर्नमेंट के साथ हमारे कैसे रिलेशंस है उस चीज को, एंड द मेंटेनेंस ऑफ द पब्लिक ऑर्डर। तो ये कुछ ग्राउंड्स के बेसिस पे सेंट्रल गवर्नमेंट और उनकी एजेंसीज को एग्जेम्प्ट किया है, तो ये इशू था। दूसरा कि जो डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड है, जो कि एक एडजुडिकेटरी बॉडी है जो डील करेगी प्राइवेसी रिलेटेड जो डिस्प्यूट्स होंगे बिटवीन द टू पार्टीज, ठीक है, तो उनके मेंबर्स को और उनके चीफ एग्जीक्यूटिव्स को कौन अपॉइंट कर रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट। और उनके टर्म्स एंड कंडीशंस को भी सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड कर रहा है। ये इशू था। तीसरा इशू था कि इस लॉ के आने के बाद जो आरटीआई एक्ट है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, जो पहले से बना हुआ है वो डाइल्यूट हो जाएगा। कैसे कि अब अगर कभी भी कोई आरटीआई एप्लीकेंट कोई भी इंफॉर्मेशन निकाली जाएगी तो ये ग्राउंड हो जाएगा कि पर्सनल डेटा जो है गवर्नमेंट फंक्शनरीज का, उसको हमें प्रोटेक्ट करना है ऑन द ग्राउंड ऑफ डेटा प्रोटेक्शन, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन लॉ। जब ये बन जाएगा तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा इन्फॉर्मेशन निकालना। तो ये कुछ कंसर्न्स हैं। अभी चेंजेस क्या माने जा रहे हैं कि ये चेंजेस कर दिए होंगे। तो जो क्रॉस बॉर्डर डेटा बाहर जा रहा है तो उसको ये शेयर कर रहा है बाकी सारी कंट्रीज के जुरिडिक्शन के साथ भी, कि अगर वो ऑलरेडी पहले से ही बाहर जा रहा है एक पर्टिकुलर कंट्री को तो बाकी सारियों को भी हम करेंगे, लेकिन उसकी हम एक सबको नहीं कर देंगे, उसकी एक वाइट लिस्ट बनाने वाले थे और उस वाइट लिस्ट में कंट्रीज का नाम होगा कि इनको शेयर करना है। बट वाइट लिस्ट काफी बड़ी हो जाएगी तो वाइट लिस्ट नहीं बनाएंगे, ब्लैक लिस्ट बनाएंगे कि किस किस को नहीं करना है। एक तो ये चेंज है। दूसरा चेंज है डीम्ड कंसेंट। तो डीम्ड कंसेंट कुछ वर्ड लिखा गया उसको रीवर्ड करके और ज्यादा स्ट्रिक्ट तरीके से लिखा है, और ये प्राइवेट एंटिटीज के लिए। अब क्या मतलब है इसका? मतलब कि जो प्राइवेट एंटिटीज के पास डेटा है, अगर अगर तो गवर्नमेंट प्राइवेट एंटिटीज उस डेटा को एक्सेस करने के लिए गवर्नमेंट को अलाउ करेगी, किस ग्राउंड पे? नेशनल सिक्योरिटी एंड पब्लिक इंटरेस्ट के ग्राउंड पे, ठीक है। अब किस तरीके से जो हमारा प्रपोजल है उसको थोड़ा हम कंपेयर कर लेते हैं अदर कंट्रीज के प्रपोजल के साथ। तो यूएनसीटीएडी यानी कि यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, एंड दैट इज विद इन द यूएन सेक्रेटरीट और एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। उनका कहना है कि 137 कंट्रीज आउट ऑफ द 194 कंट्रीज उनके पास डेटा प्रोटेक्शन को लेके और ऑलरेडी एक लॉ है। और अफ्रीका की 61% कंट्रीज के पास है, एशिया की 57% कंट्रीज के पास, और जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज है उनके 48% कंट्रीज के पास ये ऐसा लॉ है। यूरोप का मॉडल ये है, जीडीपीआर नाम है उसका, तो वो पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन की प्रोसेसिंग से रिलेटेड है उनका है। इनका लॉ बहुत ज़्यादा स्ट्रिंजेंट है और बहुत सारे ऑब्लिगेशंस डालता है उनके ऑर्गेनाइजेशंस पे कि पर्सनल डेटा को प्रोसेस करने को लेके, ठीक है। और इसको एज अ ड्राफ्ट टेम्पलेट काफ़ी सारे अराउंड द वर्ल्ड कंट्रीज यूज़ करती हैं। यूएस का मॉडल रिलेटेड टू लिबर्टी प्रोटेक्शन है, मतलब कि कोई भी इंडिविजुअल का पर्सनल स्पेस है उसको हमें प्रोटेक्ट करना है और उसको गवर्नमेंट से प्रोटेक्ट करते हुए बनाया गया है कि जब ये काफ़ी हद तक काफ़ी नैरो है। क्यों? क्योंकि पर्सनल किसी की इंडिविजुअल की इंफॉर्मेशन वो तब तक की एक्सेस कर पाएंगे या कलेक्ट कर पाएंगे जब तक कि वो उसको पता है कि उसका कलेक्ट कलेक्ट कर रहे हैं और यूज़ कर रहे हैं। किसी इंडिविजुअल को पता है कि दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन इज कलेक्टिंग और यूजिंग, तब तक वो यूज कर पाएगा। चाइना का मॉडल, चाइना का लॉ का नाम है पर्सनल इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन लॉ, पीआईपीएल, जो पिछले 12 महीने से है। एंड इसके अलावा डीएसएल है, डेटा सिक्योरिटी लॉ, और दैट पीआईपीएल इज टू प्रोटेक्ट द मिसयूज ऑफ द पर्सनल डेटा। और डी डी डेटा सिक्योरिटी लॉ जो है इसमें क्या है, ये बिजनेस डेटा के लिए है। इसमें कुछ डेटा बनाएंगे, उसको कैटेगराइज करेंगे लेवल ऑफ इम्पोर्टेंस के अकॉर्डिंग, और उन पे कुछ नए रेस्ट्रिक्शंस लगाएंगे कि वो क्रॉस बॉर्डर्स को ट्रांसफर करने से रिलेटेड। तो ये आर्टिकल है। एंड अभी इसके बारे में बहुत कुछ मानसून सेशन में भी आएगा, जब ये बिल फिर से पार्लियामेंट में रखा जाएगा तब इसके बारे में और ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे। फिलहाल तो यही है, और जैसे कि अभी इसमें आर्टिकल में भी लिखा गया कि इसका एक्चुअल कंटेंट नहीं पता है बिल में क्या था, तो जब आएगा सामने तभी पता चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको एंड करती हूँ। और इस ग्राफ में डायग्राम में यही है कि 71% कंट्रीज जो ब्लू कलर की कंट्रीज है उनके पास इस डेटा प्रोटेक्शन प्राइवेसी से रिलेटेड लेजिस्लेशन है, 9% कंट्रीज के पास ड्राफ्ट है, एंड 15% कंट्रीज जो ऑरेंज कंट्रीज जैसे कि अफगानिस्तान और ये बाकी सब कंट्रीज जो है तो इनके पास नहीं है, ठीक है। तो और 5% कंट्रीज का पता नहीं है। तो ये इस ग्राफ में है।
तो ठीक है, यहाँ पे मैं इसको एंड करती हूँ। और थैंक यू, एंड फॉर सच मोर वीडियोज यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल। अब मैं लगातार ऐसी वीडियोज डालती रहूँगी। थैंक यू।